नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज। इसमें हम जीके जीएस के उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना है। ये सीरीज आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के अलावा एसएससी जीडी, आरओ, एआरओ, यूपी पेट, लेखपाल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आते तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कह दो अपने माँ बाप से, उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके हम दिखलाएंगे। आपके माँ बाप आपके सपने के लिए, आपके सपनों के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो बस ये टाइम है ना, थोड़ा सा संघर्ष आप कर लीजिए। जो पार्टी कर रहे हैं ना, उन्हें पार्टी करने दीजिए। बस आप एनसीईआरटी चला लीजिए, अपनी जीके को पढ़ लीजिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को चैनल में नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप सबको पता है कि 17वीं लोकसभा को हमने क्या कर दिया, भंग कर दिया है। 17वीं लोकसभा को भंग करके 18वीं लोकसभा का गठन किया गया है। 18वीं लोकसभा का शपथ कब हुआ था और 18वीं लोकसभा में 7 देशों के प्रमुखों ने भाग लिया था। कौन कौन ने भाग लिया था ये हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लोकसभा का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में। हमारे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अच्छा, इसके अलावा कोई है जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना था? हाँ जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं उनका एक वरीयता क्रम होता है। तो प्रधानमंत्री का वरीयता क्रम में कौन सा स्थान होता है? तो प्रधानमंत्री का वरीयता क्रम में तीसरा स्थान होता है। ये हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके। ठीक है, अब प्रधानमंत्री का उल्लेख कहाँ पे? अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं। ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ये सारी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके थे ना, अब आगे देख लेते हैं। भाई, हमारे संविधान में कैबिनेट शब्द को, जैसे कई बार देखते हैं ना कि अभी इस बार क्या हुआ है, 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए। पूरे कितने मंत्री बनाए गए? 18वीं लोकसभा में 72 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें से 30 आपके क्या है, कैबिनेट मंत्री। तो क्या कैबिनेट शब्द का उल्लेख हमारे मूल संविधान में था? नहीं, जो हमारा मूल संविधान बना था उसमें कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं था। उसके बाद हमने 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को जोड़ा, जिसमें कहा गया था कि आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति की आवश्यक है। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। कौन कौन सा? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। 356 में राज्य आपातकाल का, या जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। 360 में किसका उल्लेख किया गया? 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लग चुका है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन अलग अलग टाइम पे लग चुका है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक कहाँ पे लगा और सर्वाधिक समय तक कहाँ पे लगा है? इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो देखो, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने का आधार क्या होता है? भाई, युद्ध हो गया। अगर आपके यहाँ पे किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया, युद्ध हो गया, तो आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। हमारे मूल संविधान में कहा गया था कि आंतरिक अशांति के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हो। लेकिन फिर हमने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें आंतरिक अशांति के आधार पर हमने लिखा सशस्त्र विद्रोह। और यहाँ पे एक और बात लिखी थी कि भाई, अगर आपको आपातकाल लगाना है तो आपको कैबिनेट की लिखित अनुमति आवश्यक है। पहले ऐसा नहीं था। तो एक बार क्या हुआ था, आंतरिक अशांति के आधार पर हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था। उसके बाद क्या होता है, 44वां संविधान संशोधन करते हैं। पॉइंट को समझिएगा, 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि भाई, एक तो आप आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगाओगे। कैसे लगाओगे? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। दूसरी बात, आपातकाल लागू करने के लिए आपको कैबिनेट की लिखित अनुमति आवश्यक है। कैबिनेट लिखित रूप से कहे कि हाँ, देश के हालात ऐसे हैं कि हमें आपातकाल लगाने की जरूरत है।
अच्छा, आपातकाल के जो प्रावधान होते हैं हमने कहाँ से लिए हैं? आपात के प्रावधान हमने लिए जर्मनी से। इसके साथ साथ क्या होता है कि आपातकाल में हमारे मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार को अल्पीकरण कर सकते हैं क्या? हाँ जी, आपातकाल के समय हम अपने मौलिक अधिकारों को लिमिटाइज कर सकते हैं, अल्पीकरण कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होगा। आपातकाल से जुड़े कुछ आर्टिकल को देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है कि भाई आपात की उद्घोषणा, आपातकाल लागू करने के लिए आपको कैबिनेट की लिखित अनुमति की आवश्यक है। 353 में कहा कि आपात की उद्घोषणा के प्रभाव क्या होंगे? भाई आपने आपातकाल की घोषणा करती तो प्रभाव क्या होते हैं? आपके मूल अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। सिर्फ अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 बना रहता है, इसके अलावा सारे मूल अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेख है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 354 में कहा गया कि भाई आपात की उद्घोषणा अगर हो गई तो राजस्व वितरण में कि भाई आपात की उद्घोषणा हो गई, उस टाइम पे आपको आकस्मिक निधि चाहिए, तो राजस्व का वितरण कैसे करना है, किन चीज़ों पर पैसा देना है, किन को नहीं देना, या और सारी चीज़ों पर भी दें। अब मान लीजिए युद्ध चल रहा है, अब युद्ध के कारण आपने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, तो उस टाइम पे मोस्टली पैसा किसको देना होगा? सेना को देना होगा। तो इस तरीके से राजस्व का वितरण कैसे होगा, इन चीज़ों का प्रावधान हमारे अनुच्छेद 354 में किया गया। अनुच्छेद 355 आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। अब क्या हो गया? आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह शब्द आ गया है। सशस्त्र विद्रोह शब्द को हमने कब जोड़ा था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कि भाई आपके देश ने आक्रमण कर दिया दूसरे देश में, तो राज्य आपके संघ का, भारत का कर्तव्य होगा कि भाई रक्षा करनी है अपने देश की, अपने नागरिकों की रक्षा की व्यवस्था करनी है, उनके लिए कैसे व्यवस्था करनी है, कैसे सब चीज़ें करनी है, ये सब किसका कर्तव्य होगा? हमारे यहाँ पे संघ। वो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत कैसे राज्यों का संघ है? हमारे अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कैसे संघ होगा? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब क्या होता है? भाई हमारे यहाँ पे हम राज्य का विनाश कर सकते हैं, लेकिन भारत का विनाश नहीं हो सकता। भारत कैसे? अविनाशी है। कल हम उत्तर प्रदेश से हमने क्या कर दिया? उत्तराखंड को अलग कर दिया। भाई हमने उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया। बिहार से हमने क्या कर दिया? झारखंड को अलग कर दिया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। आपने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया। जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बना दिए। क्यों? क्योंकि हमने जो भी रियासतें थी उनको विलय कराया है, किसी के साथ समझौता नहीं किया। तो हमारे यहाँ पे जो भी राज्य कैसे हैं? विनाशी राज्य हैं। राज्यों का हम विनाश कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं, लेकिन भारत में कुछ नहीं होगा। अनुच्छेद 356 में कहा क्या गया? अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो भी आप क्या कर सकते हो? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। इसे हम क्या बोलते हैं? राज्य आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। 357 में कहा गया है कि अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों को प्रयोग। भाई राष्ट्र आपातकाल की घोषणा हो गई तो आप विधायी शक्तियों को कैसे प्रयोग करोगे? अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। आपात के दौरान हम अनुच्छेद 19 और 21 निलंबित नहीं होते, लेकिन 19 के कुछ उपबंध होते हैं, जैसे वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, इसके साथ साथ आपकी संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आपकी और विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है। तो भाई आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता को निलंबित कर देंगे कि भाई ऐसा अभी आपको ग्रुपिंग में नहीं रहना। जैसे धारा 144 लग जाती है कि बहुत सारे लोग ग्रुप बना के नहीं रख सकते, तो अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होगा, लेकिन अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। देखो रिवीजन की एक यही तरीका होता है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करना है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो आपको अपनी तैयारी वैसे ही करनी होगी जो सेलेक्ट बच्चे होते हैं। फॉर्म तो 10 लाख 20 लाख 50 लाख फॉर्म भरते हैं, लेकिन वैकेंसी कितनी होती है? 20,000 30,000 40,000 50,000। तो 50,000 बच्चों की मेहनत करने का तरीका अलग होगा। अब आपको डिसाइड करना है आपको किस लिस्ट में आना है। वो 10 लाख वाले बच्चों की लिस्ट में आना है कि उन 50,000 बच्चों की लिस्ट में आना है जिनके नाम पे सिलेक्शन होगा। तो आपको मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी। अगर आप अपने पढ़ाई के तरीके में चेंज नहीं कर रहे हो, वही पुराने तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, वही आप हिस्ट्री लेके बैठ रहे हो, पॉलिटी लेके बैठ रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, चीज़ों को रिवीजन नहीं कर रहे, तो आपका रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। मेहनत करनी होगी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। नेक्स्ट देखते हैं
आर्टिकल 359 में कहा गया कि आपातकाल के दौरान भाग 3 के प्रदत्त अधिकारों को निलंबन। अब भाग 3 में किसका उल्लेख है? भाग 3 में मूल अधिकार का, फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में क्या किया गया? मूल अधिकार का उल्लेख। तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर हमारे मूल अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। तो भाई अनुच्छेद 359 में उल्लेख है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन। अब देखो, जो आपने नॉर्मल आर्टिकल पढ़े होंगे वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। अब क्वेश्चन पूछता है 359 आर्टिकल से। अब आप एग्जाम को देखोगे कहीं भी 352 से, 356 से, 360 से क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि वो रटे हैं। कहते हैं आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन करना है। किस अनुच्छेद में उल्लेख है? आर्टिकल 359 में। 359 का को हमने निश्चित कर दिया था। 360 में क्या उल्लेख है? वित्तीय आपातकाल के बारे में उल्लेख है। भारत में अभी कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। 1990 के दौरान क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब हुई थी, लेकिन उसी टाइम पे हमारे जो उस टाइम पे वित्त मंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने उस टाइम पे एलपीजी का कॉन्सेप्ट लेके आए, उदारीकरण, निजीकरण, ग्लोबलीकरण का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जिससे हमने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारा था। तो आपातकाल से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हमने डिस्कस किया। आगे देख लेते हैं। भारत में आपातकाल कितने प्रकार का लगता है? भारत में हमारे 3 प्रकार का आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 352 में कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में कहा गया है राज्य आपातकाल, या जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। 360 में वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितने बार लग चुका है? राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लग चुका है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा। अच्छा, 17 अवसान और 17 का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। देखो, आप सबको पता है कि अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। अब 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है तो पॉलिटिक्स के क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में तो 100% पूछे जाएंगे। लोकसभा से क्वेश्चन पूछेंगे, 18वीं लोकसभा से। भाई, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि अब तक के सीरीज में हमने 4 से 5 बार इसको रिपीट किया है। इसमें मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे पॉइंट को रिवाइज करती रहती हूँ, बार बार उसको रिवीजन कराती रहती हूँ, ताकि चीज़ें याद हो जाएं। देखो, नोट्स बनाइएगा। नोट्स ना बनाइएगा तो PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, वहाँ से पढ़िएगा। आप कुछ भी काम करो, वीडियो को स्टार्ट कर लो, सुनते रहो। जब आप मल्टीपल टाइम सुनोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसी तरीके से मैं आप लोगों को कल कमेंट आया था किसी का कि अनुच्छेद का एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद का वीडियो कल बना के 1-2 दिन में दे दूंगी। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही, कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है किसी भी सब्जेक्ट का कि इस टॉपिक को आप सरल मेथड से समझा दी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि करंट अफेयर के टॉपिक समझा दीजिए या इसका ये टॉपिक समझा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखो, हमारे यहाँ पे क्या होता है, 17 अवसान। जब सत्र को समाप्त करना और सत्र को स्टार्ट करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन एक पॉइंट यहाँ समझिएगा, सत्र स्थगन, अगर आपको सत्र का स्थगन करना है कुछ समय के लिए, तो सत्र स्थगन का अधिकार आपके लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। अभी इस टाइम पे क्या लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। 18वीं लोकसभा के अभी क्या हुए? प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्रोटेम का मतलब होता है कुछ समय के लिए। इस बार की 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष का शायद चुनाव होगा। अभी तक क्या होता था कि लोकसभा अध्यक्ष को हम सर्वसम्मति से चुन लेते थे, लेकिन इस बार विपक्ष ने भी अच्छी सीटें जीती, तो हो सकता है लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव होगा। देखो, 18वीं लोकसभा की कौन सी सीटें, कौन सा गठबंधन था, कितनी सीटें, किसने कितनी सीटें, ये सारी चीज़ें हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सफलता सीरीज में वीडियो पड़ा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। 18वीं लोकसभा सीटों में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? तो 543 सीटों पर निर्वाचन हुआ, जबकि मतदान कितनी सीटों पर हुआ है? मतदान हुआ है आपके 542 सीटों पर, क्योंकि सूरत सीट से मुकेश दलाल क्या हुए थे? निर्विरोध जीते थे। तो 18वीं लोकसभा सीट से निर्विरोध कौन जीता था? मुकेश दलाल जी, जो कि कहाँ से? सूरत सीट से। अच्छा बताओ, सूरत कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सूरत आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अभी सूरत में डायमंड बोस का कारखाना खोला गया। डायमंड बोस क्या है? ये आपके हीरे का सबसे बड़ा कारखाना है। विश्व का सबसे बड़ा हीरे का कारखाना हमने कहाँ पे खोला है? डायमंड बोस सूरत में खोला है। अच्छा, हीरे की जो क्वेश्चन आया, तो एक बात बताइए, हीरा चमकता क्यों है?
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण हीरा चमकता है। हीरा किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप। कैसा होता है? तो क्रिस्टली होता है। हीरा आपका सबसे कठोरतम पदार्थ है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। अच्छा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कौन काम करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं कि भाई 2024 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो 2024 में आपके प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लगातार तीसरी बार कोई और प्रधानमंत्री बना था? हाँ जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक बने थे? 1952 से 1957 बने। इसके बाद पुनः 1957 से 1962 बने। 1962 से 1964 तक ये लगातार आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। इसके बाद कौन बने? इसके बाद आपके बने थे गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा कब से बने थे? 1964 से लेकर 1964 में इनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद 1964 से 66 2 वर्ष के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद कौन बना था? 1966 में बने थे। 1966 में फिर क्या हुआ था? आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आ गई थी। 1966 से 77 तक 1966 से 77 तक आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रहती हैं। मोरारजी देसाई कब तक रहते हैं? मोरारजी देसाई 1977 से 79 तक रहते हैं। चरण सिंह कब रहते हैं? 79 से 80 तक। इंदिरा गांधी जी पुनः आती हैं 1980 से लेकर 84 तक। राजीव गांधी कब तक रहते हैं? 84 से लेकर 89 तक। और इसके बाद आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह कब रहते हैं? 89 से 90 तक। चंद्रशेखर कब रहते हैं? 90 से 91 तक। ये कौन रहते हैं? चंद्रशेखर जी आपके प्रधानमंत्री रहते हैं। आपको सारे के टाइम पीरियड नहीं याद करने, लेकिन आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड याद होना चाहिए। इसके बाद आपके पीएम नरसिम्हन राव आते हैं। नरसिम्हन राव पता होना चाहिए, क्योंकि नरसिम्हन राव के टाइम पर ही हम एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाए थे। जब ये पीएम नरसिम्हन राव प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे? उस टाइम पे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नरसिम्हन राव कब से बने थे? 1991 से 96 तक। अटल बिहारी वाजपेयी कब तक रहे थे? 1996 में रहे थे और 96 में इनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद पुनः 96 से 1997 तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। इसके बाद एच.डी. देवगौड़ा आते हैं 1997 से 1998 तक, 1 वर्ष के लिए रहते हैं। फिर इंदिरा कुमार गुजराल आते हैं। इसके बाद आपके मनमोहन सिंह आते हैं। मनमोहन सिंह 2004 से 2009 तक रहते हैं। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब तक रहते हैं? 2014 से 2019 तक। पहले 2014 से 19 तक, अब 2019 से 24 तक। अब 2024 में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल याद रखना है। इसके साथ साथ आपको अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल याद होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि इस बार क्या हुआ है? एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत की सीटें नहीं मिली थी, तो इस बार जो सरकार बनी गठबंधन की बनी है। एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी पार्टी से कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पीएम नरसिम्हन राव का कार्यकाल पता होना चाहिए, क्योंकि इनके टाइम पे क्या हुआ था? भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिएगा। कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं कल की क्लास में।